नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी जिस बुक का नाम है भारतीय समाज और ये चैप्टर 6 की बात करने वाला हूँ आज मैं। ऑलरेडी चैप्टर 1 से लेके 5 तक के वीडियोज़ आ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 6 जिसका नाम है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, काफी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जो आपके क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है क्या समझते हैं, विविधता शब्द जो है वो असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता है। असमानता कहने का मतलब है कई बार आपने समाज में अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा के बीच में असमानता को देखते हैं। तो यहाँ पे जो विविधता है वो असमानताओं से ज्यादा ये अंतर के ऊपर बल देता है, मतलब चीजों के बीच के डिफरेंस को बताता है। जब हम कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है अर्थात देश है, तो हमारा मतलब क्या होता है? हमारा कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ भारत देश के अंदर अलग अलग प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं, जिनकी रहन-सहन अलग हो सकता है, बोलचाल अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकता है, संस्कृति अलग हो सकता है, उनका पहनावा अलग हो सकता है। तो ये विविधता है जो असमानताओं को नहीं बल्कि अंतरों के ऊपर बल देता है, अंतरों को बताने का कार्य करता है। तो ये हमारा विविधता के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत में सांस्कृतिक विविधता और सामुदायिक पहचान क्या है। भारत तो ऐसे भी विविधताओं का देश है जहाँ पे कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, कई प्रकार के भाषा के लोग रहते हैं, कई प्रकार की संस्कृति के लोग रहते हैं। तो आज हम भारत के अंदर सांस्कृतिक विविधता को और सामुदायिक पहचान को समझ लेते हैं कि सांस्कृतिक विविधता होता क्या है और सामुदायिक पहचान क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है भारत में विभिन्न प्रदेशों में, प्रदेश कहने का मतलब आप यहाँ पे राज्य से ले सकते हैं क्योंकि भारत में कई सारे राज्य हैं और इन सभी राज्यों में भाषा, रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा तथा परंपरा, प्रथा, संस्कृति, लोकगीत, लोकगाथा, विवाह की प्रणाली, संस्कार, कला, संगीत, नृत्य ये सभी जो देखते हैं उसमें कई प्रकार के अंतर देखने को मिलता है, कई प्रकार के भेद देखने को मिलता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है भारत में सांस्कृतिक विविधता को लेके कि आपको यहाँ पे अलग-अलग राज्यों के अंदर अलग-अलग प्रकार की भाषा देखने को मिलेगा, अलग-अलग तरह के खान-पान देखने को मिलेंगे, अलग-अलग तरह के वेशभूषा देखने को मिलेगा, परंपरा देखने को मिलेगा, विवाह की प्रणाली देखने को मिलेगी, कला, संगीत, नृत्य इन सभी चीज़ों के अंदर आपको अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीकों से किया जाता है, एक जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अगर बात कर लूँ कि अगर आप बिहार के रहन-सहन को देख लें, तो वहीं पे पंजाब का रहन-सहन बिल्कुल मैच नहीं करता। वहाँ का रहन-सहन अलग है और बिहार का रहन-सहन अलग है। अगर हम दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली के रहन-सहन की बात कर लें और तमिलनाडु के रहन-सहन की बात कर लें, तो इन दोनों में कोई मैचिंग नहीं है। वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग है, दिल्ली की भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, तमिलनाडु का खान-पान अलग है, दिल्ली का खान-पान अलग है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सांस्कृतिक विविधता के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारतीय राष्ट्र, राज्य, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक विविधतापूर्ण देशों में से एक है। भारत की अगर हम बात कर लें तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे इतने प्रकार के जाति, धर्म, संस्कृति, बोलचाल, भाषा, खान-पान, रहन-सहन, संस्कृति विविधता वाले लोग रहते हैं। और दृष्टि के भी पर्पज से अगर आप देख लें तो विश्व में दूसरा स्थान है भारत का जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या रहता है और ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है यहाँ के विविधता को लेके, क्योंकि जितनी बड़ी जनसंख्या है उसके हिसाब से यहाँ पे विविधता भी अलग-अलग प्रकार की है। और थर्ड पॉइंट हमारा कहता है भारत के अंदर 1 अरब से ज्यादा लोग कुल मिलाकर लगभग-लगभग 1632 अलग-अलग प्रकार के भाषा बोलते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनमें 1632 टाइप्स के लैंग्वेज हैं जो भारत में उपयोग किया जाता है और इसके अलावा जो 22 भाषा है भारत के अंदर उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में भी स्थान दिया गया है। ऐसे तो कुल हम बात करेंगे तो 1632 भाषा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 22 भाषा को भारतीय संविधान में ऐड किया गया है 8वीं अनुसूची के अंदर।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 80% से अधिक आबादी जो है भारत का वो हिंदू है। मतलब यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, लगभग लगभग 13.4% जो है वो आबादी मुसलमानों का है। और 2.3% ईसाई लोग रहते हैं, 1.9% सिख लोगों का जनसंख्या है, और 0.8% जो है वो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। 0.4% जो है वो जैन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये भारत के अंदर जो पूरे जनसंख्या है इसका बंटवारा इस प्रकार से है कि ज्यादातर लोग 80% तो यहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं, 13.4% जो है वो मुसलमान है, 2.3% ईसाई है, इसके अलावा 1.9% सिख हैं, 0.8% बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और 0.4% जो है वो जैन धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संविधान में यह घोषणा की गई है, मतलब संविधान के अंतर्गत यह बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, या फिर आप कह सकते हैं देश होगा। भारत में सभी धर्मों का समान आदर होगा और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। इस बात की घोषणा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सांस्कृतिक विविधता से संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि पनपते हैं। एक समुदाय क्या करता है, दूसरे समुदाय से बेहतर बनने की कोशिश करता है, एक जाति दूसरे जाति से बेहतर बनने की कोशिश करता है। एक भाषा बोलने वाले दूसरे भाषा बोलने वाले व्यक्ति से यह समझते हैं कि हमारा भाषा जो है वो ज्यादा बेहतर है, इसीलिए संप्रदायवाद फैलने में सांस्कृतिक विविधता का मुख्य कारण माना जाता है। जातिवाद भी यहीं से बढ़ता है, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सारी चीजें यहीं से पनपते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर एक ऐसा विचार आ जाता है कि हमारी संस्कृति जो है वो सबसे बेहतर है, हमारी भाषा जो है वो सबसे बेहतर है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारा समुदाय, समाज, राज्य जो है वो और राज्यों से बेहतर है। तो ये सब क्या है, ये सब सांस्कृतिक विविधता के कारण ही होता है। जैसे नदियों के जल, सरकारी नौकरी, अनुदानों के बंटवारे को लेकर खींचतान होती रहती है। आरक्षण के बारे में आपने इससे पहले पढ़ा है कि पहले के जो निचली जाति के लोग थे, या फिर छोटे कास्ट के लोग थे, या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो लोग थे, जिनको सही तरीके से समाज में अच्छे स्थिति में नहीं देखा जाता था, तो इनको क्या हुआ, इनको आरक्षण प्राप्त हुआ। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको लेके भी भेदभाव समाज में होता रहता है, गोरे और काले को लेके भेदभाव होता रहता है, रंग के आधार पर भेदभाव होता है, संस्कृति के आधार पर भेदभाव होता है, इसके अलावा संसाधन को, रिसोर्सेज को भी लेके भी भेदभाव देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, खासकर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सांस्कृतिक विविधता और सामुदायिक पहचान के बारे में बताएं, तो आप ये सारे पॉइंट्स को वहां पे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सामुदायिक पहचान। हमारा समुदाय हमें भाषा, जिस भाषा को हम बोलते हैं, जिसे हम मातृभाषा भी कहते हैं, और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है। सामुदायिक पहचान कहने का क्या मतलब है कि यह हमें सांस्कृतिक मूल्य, समाज में रहने के स्तर को प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम विश्व को भी समझ पाते हैं, पूरी दुनिया को हम इसी कारण से समझ पाते हैं। यह हमारे स्वयं की पहचान को भी सहारा देता है। जिस समाज में हम रहते हैं उसी समाज में हम खुद को कैसे प्रूव कर सकते हैं, या फिर समाज जो है वो हमें कैसे नजरों से देखता है, या फिर समाज के लिए हम कितनी अहमियत रखते हैं, ये सभी जो है वो सामुदायिक पहचान के रूप में जाना जाता है। सामुदायिक पहचान जन्म और अपनेपन पर आधारित होता है। जिस परिवार में आप जन्म लेते हैं, जिस जाति में जन्म लेते हैं, जिस समाज में जन्म लेते हैं, यहीं से आपका सामुदायिक पहचान का निर्माण होता है। किसी उपलब्धि के आधार पर यह कह सकते हैं कि हम क्या हैं, इस भाव के घोतक न है कि हम क्या बन गए हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि किसी उपलब्धि के आधार पर यदि आप समाज में रहते हैं और आगे चल के आप किसी अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, या फिर अच्छे समाज में किसी राजनीतिक पार्टी में चले जाते हैं, या फिर समाज में आपका कद जो है वो पहले से बेहतर हो जाता है, तो हम फिर यही कहते हैं कि हम क्या बन गए हैं, पहले हम क्या थे और अभी हम क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सामुदायिक पहचान का महत्व क्या है। संभवतः इस आकस्मिक शर्त सहित अथवा लगभग अनिवार्य तरीकों से संबंधित होने के कारण ही हम अक्सर अपनी सामुदायिक पहचान से भावनात्मक रूप से इतने गहरे जुड़े होते हैं कि सामुदायिक संबंध, जैसे कि परिवार हो गया, नातेदारी हो गया, जाति हो गया, निर्जातीयता हो गया, भाषा, क्षेत्र या धर्म के बढ़ते हुए परस्पर व्यापी दायरों से हमारी दुनिया को सार्थकता प्रदान करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जिस जाति, धर्म, संस्कृति, समाज में जन्म लेता है, उसका जुड़ाव जो
जो होता है अपनी भाषा, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति, अपनी जाति, अपने सांस्कृतिक चीज़ों से काफ़ी जुड़ाव होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए हर राज्य का अपना कुछ स्पेशल फेस्टिवल होता है। ख़ासकर हम यहाँ पे बिहार की अगर हम बात कर लें तो बिहार के लोगों का अपने छठ पर्व को लेके काफ़ी लगाव होता है क्योंकि यह उनके संस्कृति में और अपनी संस्कृति से वो काफ़ी जुड़े होते हैं। अपने परिवार के कारण ही उनको सामुदायिक पहचान मिलती है, अपने नातेदारी के कारण उनको सामुदायिक पहचान मिलती है। जिस जाति धर्म में वो जन्म लेते हैं, उसी से वो जाने भी जाते हैं। तो ये जो है वो सार्थकता प्रदान करता है, सत्यता प्रदान करता है और एक व्यक्ति को उसकी पहचान प्रदान करने में मदद करता है कि आखिर वो व्यक्ति है कौन? कहाँ से आया है? किस जाति से आया है? किस धर्म से आया है? कैसी उसकी संस्कृति है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामुदायिक पहचान के महत्व के रूप में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट हमारा कहता है राष्ट्र की व्याख्या करना सरल है, पर परिभाषित करना कठिन है क्यों? अगर एक देश का, एक राष्ट्र का व्याख्या करना है तो कहा जा रहा है कि ये बहुत ही आसान है। लेकिन अगर हम परिभाषित करने जाएँ एक देश को या फिर एक राष्ट्र को तो वो कठिन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है, जिसका वर्णन तो आसान है पर इसे परिभाषित करना कठिन है। वर्णन करना इसलिए आसान है क्योंकि एक जगह को आप आसानी से व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उस जगह पे रहने वाले सभी प्रकार के संस्कृति, जाति, धर्म, कीड़े-मकोड़े, पेड़-पौधे इन सभी को वर्णन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, एक विशिष्ट राष्ट्र का वर्णन करते हैं जिसकी स्थापना धर्म के हिसाब से होता है, भाषा, इतिहास और क्षेत्रीय संस्कृति जैसी साझी संस्कृति जो होती है या फिर उनका जो पहले का इतिहास होता है या फिर राजनीतिक संस्था के आधार पर किया गया किसी भी प्रकार का बँटवारा होता है, इन सभी मुद्दों को लेके हम एक राष्ट्र के बारे में परिभाषा प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं, बहुत सारे देश हैं जिनकी अपनी एक साझा या सामान्य भाषा, धर्म, निर्जातीय या फिर आदि कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी अभी भी देश हैं जिनका अपना कोई भी भाषा नहीं है जिसको वो राष्ट्रीय भाषा कह सकें। बहुत सारे देश में आज भी कई प्रकार की भाषाओं को बोला जाता है, अनेक भाषाएँ हैं क्योंकि हम अगर भारत की बात कर लें तो यहीं पे 1600-1700 भाषा है। तो पूरे विश्व की अगर भाषा की बात कर लें तो इनकी संख्या लाखों करोड़ों में हो जाएगी। धर्म या निर्जातीयता है ये सारी चीज़ें जो है अलग-अलग भाषा बोला जाना, अलग-अलग तरह की संस्कृतियों को मानना, ये कई राष्ट्रों में केवल केवल हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, अलग-अलग राष्ट्रों में ये पाया जाता है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि सभी यह मतलब जितने भी राष्ट्र हैं ये सभी मिलकर एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उदाहरण के लिए सभी अंग्रेजी लोग या फिर सभी बौद्ध धर्म के मानने वाले जो लोग होते हैं वो प्रभावशाली समूह की परंपराओं पर आधारित एक एकीकृत कानून एवं न्याय व्यवस्था को थोपना या फिर अन्य समूहों द्वारा प्रयुक्त वैकल्पिक व्यवस्थाओं को खत्म कर देना, ये सारी चीजें आती है। कई बार आपने देखा होगा कि जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो अपने हिसाब से संस्कृति को मानने की कोशिश करते हैं, उनके द्वारा बताए गए ही चीजों पर दूसरे लोग भी विश्वास करने लगते हैं। तो ऐसे में जिनकी जनसंख्या कम होती है उनके संस्कृति को समाप्त नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर जब ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी प्रकार के नियम कानून को नहीं थोपा जा सकता है। बलशाली समूह जो होते हैं मतलब जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है या फिर जो ज़्यादा ताकतवर समूह होते हैं, उनकी भाषा को ही एकमात्र राजकीय राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना और उनके प्रयोग को सभी सार्वजनिक संस्थाओं में अनिवार्य बना दिया जाना। अब देखिए एक जगह पे जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, उसी भाषा को उसका राजकीय भाषा बना दिया जाता है। जैसे हम कई सारे ऐसे राज्य हैं जैसे तमिलनाडु में हम तमिल की बात कर लें, आंध्र प्रदेश में हम तेलुगु की बात कर लें, कर्नाटक में हम कन्नड़ की बात कर लें, केरल में मलयालम की बात कर लें, तो ये भाषा ऐसी भाषा है जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाती है और इसी भाषा को वहाँ का राष्ट्रभाषा या फिर राजभाषा बनाया जाता है और जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं, जहाँ पे भाषाओं के आधार पे कार्यों को किया जाता है, उन सभी जगहों पे इन्हीं भाषाओं को अनिवार्य बना दिया जाता है कि आपको इन्हीं भाषाओं के माध्यम से अपने सारे ऑफिशियल वर्क्स करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है प्रभावशाली समूह के इतिहास। अब प्रभावशाली समूह के इतिहास को भी समझ लीजिए कि जो पहले के लोग थे जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा हुआ करता था, शूरवीर मतलब कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली, संस्कृति को सम्मान प्रदान करने वाले राज्य प्रतीकों को अपना राष्ट्रीय पर्व, छुट्टी, सड़क आदि के नाम पर निर्धारित करते समय इन बातों को ध्यान रखना। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा महाराणा प्रताप सड़क है ये किसी अन्य नाम पे है, किसी अन्य नाम पे है, तो ऐसे शूरवीरों के नाम पे सड़कों का निर्माण करना, छुट्टी घोषित करना, इसके अलावा राष्ट्रीय पर्व के रूप में उसे मनाना, तो ये सब प्रभावशाली समूह के इतिहास को दर्शाता है कि जो पहले
पहले बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पे स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, सड़कें बनाना, इसके अलावा छुट्टी डिक्लेयर करना, तो ये सारी चीज़ें प्रभावशाली समूह के इतिहास को दर्शाता है। अल्पसंख्यक समूह की अगर हम बात करें मतलब जिनकी जनसंख्या बहुत कम होती है, उन लोगों का मतलब ज़मीनें, जंगल एवं मत्स्य छीन कर उन्हें राष्ट्रीय संसाधन घोषित कर देना। जो कम जनसंख्या वाले लोग होते हैं और वो जंगलों में रहते हैं या फिर जनजातीय समुदाय के हैं, तो उनसे जंगलों से उनको दूर कर देना, उनके मछली पालने के साधन को छीन लेना, उनके छोटे-छोटे ज़मीन पे कब्ज़ा करके उसे राष्ट्रीय संसाधन घोषित कर देना, ये अल्पसंख्यक समूह के साथ अक्सर हमारे यहाँ देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद। अब भारत के अंदर हम क्षेत्रवाद की अगर हम बात करें या क्षेत्रवाद से जुड़े हुए मुद्दे की बात करें तो भारत में क्षेत्रवाद जो है वो यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, जनजातियों को देखते हुए, धर्मों की विविधता को देखते हुए बनाया गया है। कई सारी चीज़ों के मुद्दों के ऊपर कई सारे राज्यों के अंदर आप देख सकते हो कि भाषा के अनुसार राज्यों का निर्माण हुआ है, संस्कृतियों के हिसाब से राज्यों का निर्माण हुआ है, जनजाति के धर्मों को देखते हुए राज्यों का निर्माण किया गया है। इससे विशेष पहचान चिन्हकों के भौगोलिक संकेंद्रण के कारण भी प्रोत्साहन मिलता है। एक अलग तरह के भाषा के हिसाब से अगर किसी भी राज्य का निर्माण होता है, तो वो उनकी विशिष्टता को दर्शाता है, उनके भौगोलिक संकेंद्रण को दर्शाता है। क्षेत्रीय जगहों पे अगर हम बात कर लें, तो वंचन का भाव जो है, क्षेत्रीय वंचन कहने का मतलब है क्षेत्रवाद की भावना को जगाना। कभी अपने भाषा को लेके अपने राज्य का निर्माण करने की बात करना, अपने संस्कृति को लेके अपने राज्य के निर्माण की बात करना, उसमें ये घी का काम करता है। आग में घी काम डालने का मतलब क्या है कि वो और ज़्यादा आग उसका ज्वलनशील हो जाता है। तो अगर क्षेत्रवाद की अगर हम बात कर लें, भाषा के हिसाब से राज्यों का बँटवारा शुरू कर दें, क्षेत्र के अंदर अगर संस्कृति के हिसाब से अगर राज्यों का निर्माण करना शुरू कर दें, इसके अलावा हम वहाँ के जनजातियों के धर्मों को देखते हुए राज्यों का निर्माण करना शुरू कर दें, तो इससे क्या होता है कि क्षेत्र में और ज़्यादा लोगों का मन जो होता है वो अलग-अलग चीज़ों पे राज्यों का निर्माण करने का होता है और ये कार्य जो है वो आग में घी डालने का काम करता है। भारतीय संघवाद इन क्षेत्रीय भावुकताओं को समायोजित करने वाला एक साधन है, ताकि वो इन सभी भावनाओं को खत्म करके इनको आपस में जोड़ के रखे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है क्षेत्रवाद किन कारकों पर आधारित होता है। अभी हमने क्षेत्रवाद के बारे में पढ़ा है, अब हम क्षेत्रवाद किन कार कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये कार्य करता है या फिर आधारित होता है। तो क्षेत्रवाद जो है वो भाषा पर आधारित होता है। आप मुख्य रूप से यही समझ लीजिए कि क्षेत्रवाद जो होता है उसमें मेन पॉइंट जो है वो भाषा ही है। जैसे पुराना बम्बई राज्य जो था वो मराठियों के लिए था, गुजराती जो था वो गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए था, कन्नड़ एवं कोंकणी बोलने वालों के लिए बहुभाषी राज्य था। मद्रास राज्य जो है वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलने वालों का मतलब वो स्थान जो था वहाँ पे ऐसी-ऐसी भाषाएँ बोली जाती थी जिसमें तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। क्षेत्रवाद धर्म पर यही आधारित है क्योंकि मैंने आपको बताया क्षेत्रवाद में मुख्य रूप से भाषा को संलग्न किया जाता है। क्षेत्रवाद जनजातीय पहचान पर भी आधारित था। जैसे सन 2000 में क्या हुआ छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल जनजातीय पहचान पर आधारित थे और इसी कारण से अलग-अलग राज्यों का निर्माण हुआ। झारखंड आपको याद होगा, यहाँ पे किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण किया गया था? तो क्षेत्र के अंदर जनजातीय पहचान को देखते हुए इन राज्यों का निर्माण किया गया था। अल्पसंख्यक का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या होता है? अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जिस जगह पे जिन व्यक्तियों का जनसंख्या सबसे कम होता है, उन व्यक्ति को हम अल्पसंख्यक कहते हैं। जिनका समाज में सबसे कम संख्या होता है, वही अल्पसंख्यक कहलाते हैं। वह समूह जो धर्म, जाति की दृष्टि से संख्या में कम हो, जैसे सिख, मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्ध, उन्हें हम अल्पसंख्यक समूह कहते हैं। जिनकी संख्या कम हो धर्म के हिसाब से, उनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। समाजशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है अल्पसंख्यक शब्द का। समाजशास्त्र में अगर आप जब भी बात करेंगे अल्पसंख्यक क्या इसका मतलब समझ लीजिए कि उनकी संख्या सबसे कम है। सिर्फ एक संख्यात्मक विशिष्टता के अलावा और अधिक महत्व है इनमें। ये आम तौर पे असुविधा या हानि के कुछ भाव निहित होते हैं। जो अल्पसंख्यक होते हैं ना उनका ऐसा है कि वो
वो असुविधा फ़ील करते हैं क्योंकि उनकी संख्या कम होती है, तो उनको किसी प्रकार की सुविधा जो है वो जल्दी प्राप्त नहीं होता, उन्हें कई प्रकार के हानियों का सामना करना पड़ता है। अतः विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक जैसे अत्यंत धनवान लोगों को आमतौर पर अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता। अब जिनके पास बहुत अपरंपार धन दौलत है, उन्हें हम अल्पसंख्यक के समूह में नहीं रख सकते। अल्पसंख्यक के समूह में रहने के लिए उनकी संख्या कम होनी चाहिए और साथ ही साथ उनके पास सुख सुविधाओं की भी कमी होनी चाहिए। ये नहीं कि संख्या कम है लेकिन पैसे वाले हैं तो उन्हें हम अल्पसंख्यक नहीं कहते। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अल्पसंख्यकों को क्यों संवैधानिक संरक्षण दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक व्यक्तियों को संविधान की तरफ से सुरक्षा क्यों प्रदान किया जाना चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। बहुसंख्यक वर्ग के जनसांख्यिकीय प्रभुत्व के कारण धार्मिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। बहुसंख्यक वर्ग कहने का मतलब हो गया एक समाज में जिस जाति धर्म संस्कृति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, उन्हें हम बहुसंख्यक वर्ग कहते हैं। तो देखिए जनसांख्यिकीय प्रभुत्व के कारण मतलब जनसंख्या के प्रभुत्व के कारण धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वो अपने धर्म मतलब अपने धर्म को पालन कर सके, अपने संस्कृति को बचा के रख सके। अल्पसंख्यक वर्ग राजनीतिक दृष्टि से कमजोर होते हैं क्योंकि इन पे ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। आजकल के राजनेता भी क्या करते हैं, राजनेताओं को ऐसा लगता है जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है उन वर्गों पे, उन जातियों पे, उन समाज पे ध्यान देने से उनका वोट अर्थात मत जो है वो ज्यादा प्राप्त होगा। लेकिन अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है उस पे ध्यान देने पे वो ज्यादा गौर नहीं करते हैं, भले ही उनकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कैसी भी हो। अतः इन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है। बहुसंख्यक समुदाय राजनीतिक शक्ति को हथिया लेगा और उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को दबाने के लिए उसका दुरुपयोग करेगा। जब बहुसंख्यक व्यक्तियों के हाथ में सत्ता आ जाएगी तो वो क्या करेंगे कि जो अल्पसंख्यक है उनके संस्कृति को दबाने का कोशिश करेंगे, उनके संस्थाओं को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, उनके धर्म को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उन्हें संविधान की तरफ से संरक्षण देने की आवश्यकता होती है, उन्हें सुरक्षा देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अल्पसंख्यकों एवं सांस्कृतिक विविधता पर भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या-क्या हैं। देखिए अल्पसंख्यकों को लेके जो अनुच्छेद बनाया गया है उन अनुच्छेदों के बारे में देख लीजिए। एक तो 29 है, एक 30 है। ये दो अनुच्छेद जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, वीवीआई रहेगा, इस चैप्टर से पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले तो हम अनुच्छेद 29 को जान लेते हैं कि अनुच्छेद 29 होता क्या है, क्या कहा गया है इसमें अल्पसंख्यकों को लेके। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाषा के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा हो, लिपि हो, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 कहता है भारत के किसी भी राज्य में किसी भी भाषा या निवासी जो नागरिक होते हैं भारत के अंदर, उनका जो भी अपना भाषा है, लिपि है या संस्कृति है, उसे वो रख सकते हैं, उसे वो उपयोग में ले सकते हैं। राज्य द्वारा घोषित किसी भी प्रकार के राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इसके किसी भी आधार से उनको वंचित नहीं किया जाएगा। जब भी किसी भी सरकारी लाभ की बात होगी तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को नकारा नहीं जा सकता है और या फिर उसके धर्म या जाति या उसके भाषा पर इस प्रकार के लाभों का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। सभी को समान हिस्सेदारी मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मूल वंश के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी भाषा के हों। सरकार द्वारा जो भी फंड रिलीज किया जाएगा, जो भी सहायता प्रदान की जाएगी, उसमें ये सभी प्रकार के लोग शामिल होके लाभान्वित हो सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो हम अनुच्छेद 30 की बात कर लेते हैं। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा, संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन का अधिकार होगा। धर्म या भाषा के आधारित सभी मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, जिसमें आप मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध इत्यादियों को ले सकते हैं। ये शिक्षा संस्थाओं में सहायता देने में राज्य किसी भी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं कर सकता है कि वो अलग धर्म का है, वो अलग जाति का है या फिर वो अल्पसंख्यक है या फिर उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति से अलग है। सरकार इसमें अंतर नहीं कर सकता, वो सभी को समान अवसर प्रदान करेगा।
वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। किस भारत के अंदर कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, अगर वो अल्पसंख्यक है, फिर भी भारत के द्वारा बनाए गए सभी लाभों को वो प्राप्त कर सकता है। ये हमारा अनुच्छेद 30 कहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सांप्रदायिकता क्या है? तो रोजमर्रा की भाषा में जो हम सांप्रदायिकता का अर्थ जानते हैं वह है धार्मिक पहचान, क्योंकि धार्मिक पहचान के माध्यम से ही सांप्रदायिकता को हम जान सकते हैं। इसमें क्या होता है, आक्रामक उग्रवाद अपने आप में किसी ऐसी अभिवृत्ति है जो अपने ही समूह को वैध और श्रेष्ठ मानता है। जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, उनके धर्म से अपने धर्म को अच्छा बताना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे यह जो है वो सांप्रदायिकता कहलाता है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, अपने आप को अच्छा समझना, अपने धर्म को अच्छा समझना, अपने संस्कृति को अच्छा समझना, अपने भाषा को अच्छा समझना और बाकियों को गलत समझना या फिर तुच्छ समझना या फिर छोटा समझना, ये सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है जो धर्म से जुड़ा हुआ होता है। मैंने भी आपको बताया है कि धर्म से जुड़ा हुआ यह विचारधारा है। सांप्रदायिकता राजनीति से सरोकार रखती है, धर्म से नहीं। राजनीति में क्या होता है कि सांप्रदायिकता को लेके कई बार आपने नेताओं को वोटों का ध्रुवीकरण करते हुए देखा होगा। जनता को बाँट के उनसे वोट प्राप्त करने की नीति है यहाँ पे राजनेताओं का। यद्यपि सांप्रदायिकता धर्म के साथ गहन रूप से जुड़ा हुआ होता है। जब भी धर्म के साथ आप किसी दूसरे धर्म को बड़ा करके दूसरे धर्म को छोटा बनाओगे, तो वहाँ पे सांप्रदायिकता जैसी विचारधाराएँ उत्पन्न हो जाती है और कई बार यह हिंसात्मक भी हो जाता है, लड़ाई-झगड़े होने लगते हैं, मारपीट हो जाता है। तो यही हमारा सांप्रदायिकता कहलाता है। तो हम बात करेंगे भारत में सांप्रदायिकता के बारे में। भारत में बार-बार सांप्रदायिक तनाव फैलते रहते हैं, क्योंकि भारत में ना विविधता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और ये भी एक मुख्य कारण है कि भारत में बार-बार सांप्रदायिक तनाव होता रहता है, खासकर हिंदू और मुस्लिम के अंदर होता रहता है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसमें लूटा जाना, बलात्कार होना, लोगों की जान चली जाती है। जैसा कि 1984 में आपने देखा, सिखों के साथ ऐसा हुआ था, 2002 में गुजरात में देखा था, मुसलमानों के साथ हुआ था। इसके अलावा भी हजारों ऐसे फसाद हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसमें सदैव अल्पसंख्यक को बड़ा नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे अल्पसंख्यक कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप इस्लाम के लोगों को मत समझिएगा। हमने कह दिया जैसे यह एक जगह है, यह एक राज्य है, इसको अगर मैं 4 भागों में बाँट दूँ और 3 भागों में अगर मुसलमान रहते हैं और 1 भाग में हिंदू रहता है, तो यहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मुसलमान ही अल्पसंख्यक होते हैं, ये जगह पे जनसंख्या के आधार पे तय किया जाता है कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है धर्मनिरपेक्षतावाद। पश्चिमी नजरिए के अनुसार इसका अर्थ है चर्च या धर्मों को राज्य से अलग रखना। पश्चिमी नजरिए कहने का मतलब है कि पश्चिम के देशों से, अमेरिका जैसे देशों से, अब उसका क्या अर्थ होता है धर्मनिरपेक्षतावाद का, कि चर्च अर्थात जो मंदिर होते हैं या फिर चर्च जो क्रिश्चियनों का पूजा पाठ करने का जगह होता है, और धर्मों को राज्य से अलग रखना चाहिए। धर्म का सत्ता से अलग रखना पश्चिमी देशों के लिए एक सामाजिक इतिहास की हैसियत रखता है। वहाँ पे धर्म को और चर्च को या पूजा पाठ को राजनीति से अलग रखा जाता है। यही हमारा धर्मनिरपेक्षतावाद कहलाता है, पश्चिमी देशों के नजरिए से, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह देशों के नजरिए से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद। अब भारत के अंदर जो धर्मनिरपेक्षतावाद को लेके बातें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जो किसी विशेष धर्म का अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता। भारत के अनुसार जो धर्मनिरपेक्ष है उसका मतलब ये है कि भारत में किसी भी एक धर्म को सबसे ज्यादा नहीं आंका जा रहा है या फिर किसी दूसरे धर्म को कम नहीं आंका जा रहा है। यहाँ पे सभी धर्म जो है वो एक समान है। भारतीय भाव के राज्य में सभी धर्मों का समान आदर देने के कारण इन दोनों के बीच तनाव की एक कठिन स्थिति पैदा हो जाती है। भारत देश के अंदर राज्यों में सभी धर्मों को समान आदर देने के कारण क्या होता है, कभी-कभी 2 धर्मों के बीच में तनाव का माहौल उत्पन्न हो जाता है, सांप्रदायिकता जैसी भावना उत्पन्न होने लगती है और यह स्थिति जो है वो काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि 2 अलग-अलग धर्म के मानने वाले लोग आपस में भिड़ जाते हैं। हर फैसला जो यहाँ पे लिया जाता है वो धर्म को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाता है। उदाहरण के लिए हर धर्म के त्योहारों पे सरकारी छुट्टी होती है। आपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या सरकारी संस्थानों में देखा होगा कि जितने भी धर्म है हमारे भारत देश के अंदर, उन सभी धर्मों को लेके सरकारी छुट्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सत्तावादी राज्य क्या है।
एक सत्तावादी राज लोकतंत्रात्मक राज्य का विपरीत होता है, मतलब इसके जस्ट उलट होता है। इसमें लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है। जिनके पास शक्ति होती है वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। सत्तावादी राज अक्सर भाषा की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सत्ता के दुरुपयोग से संरक्षण का अधिकार और अपेक्षित कार्यक्रमों को अधिकार जैसी अनेक प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताओं को अक्सर सीमित या समाप्त कर देता है। यहाँ पे सत्तावादी की अगर हम बात कर ले तो सत्तावादी विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो अपने आप के सत्ता में आने के बाद लोगों की स्वतंत्रता को खत्म कर देता है। आपके प्रेस पे सेंसरशिप लगा देता है, मतलब कि जो न्यूज़ चैनल वगैरह हैं जो खबरों को इधर-उधर फैलाते हैं, उनको भी रोक देता है। इसके अलावा कई प्रकार के ऐसे कानून हैं जिसे निरस्त कर देता है, खत्म कर देता है। सत्तावादी राज्य जो है वो एक आम नागरिक के लिए समाज में मतलब सही नहीं होता है। वो उनके फंडामेंटल राइट्स पे भी अंकुश लगा देता है, उनके मौलिक अधिकार को समाप्त कर देता है, या फिर आप कहिए समाप्त नहीं करता है तो सीमित कर देता है। जैसा कि आपने इमरजेंसी के दौरान देखा था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, उस समय क्या हुआ था कि भारत के अंदर सभी लोगों का जो मौलिक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। कानून को बिल्कुल निरस्त कर दिया गया। सारे पावर जो थे वो उस समय प्रधानमंत्री के हाथ में चला गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत में सत्तावादी राज्य का इतिहास क्या रहा है। तो देखिए भारत में जो सत्तावादी राज्य रहा है उसमें हम इमरजेंसी को लेके ही चर्चा करेंगे। मैंने अभी इसके पहले वाले स्लाइड में भी आपको इमरजेंसी के बारे में बताया था। पहला पॉइंट हमारा कहता है भारतीय लोगों को सत्तावादी शासन का थोड़ा-सा अनुभव आपातकाल के समय में हुआ था, जो 1975 से 1977 तक लागू रहा। 18 महीने, 19 महीने और 20 महीने के आसपास लोगों ने ये अनुभव किया कि सत्तावादी होता क्या है। दूसरा पॉइंट है संसद को निलंबित कर दिया गया था। मतलब जब सत्तावादी हुआ, जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया तो संसद को निलंबित कर दिया गया। प्रतिनिधि का कुछ नहीं चल रहा था। नागरिक की जो स्वतंत्रता थी, जो मौलिक अधिकार था, छीन लिया गया। राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग भारी संख्या में गिरफ्तार कर लिए गए। जो विपक्षी पार्टी के लोग थे, जो सरकार के ऊपर आवाज उठा रहे थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और कई सारे लोग जेल में ही मर गए। तीसरा पॉइंट है जनसंचार के माध्यमों पर सेंसर व्यवस्था लागू कर दिया गया। मतलब जो पत्रकार लोग थे, जो अखबार छापते थे, जो न्यूज़ चैनल में थे, उनके दफ्तर की लाइटें काट दी गई। उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप किसी भी प्रकार के अखबार को नहीं छाप सकते हैं। सबसे कुख्यात कार्यक्रम मतलब सबसे बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे नसबंदी को बताया गया है कि सभी लोगों को जबरदस्ती पकड़-पकड़ के नसबंदी कर दिया जाता था। और शल्य क्रिया मतलब यहाँ पे समझ लीजिए ये जो ऑपरेशन था, इसके कारण कई लोगों के अंदर समस्याएँ उत्पन्न होने लगी, बीमारियाँ उत्पन्न होने लगी और उनकी मौत भी हो गई। 1977 के शुरुआत में चुनाव कराए गए तो बड़े लोगों ने मतलब जो लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर सत्ताधारी कांग्रेस दल का जो विरोध किया, उनके खिलाफ में वोट डाले क्योंकि उन्होंने देखा ना कि जबरदस्ती किस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनके साथ उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया, जबरदस्ती नसबंदी करवाया, उनके नेताओं को जेल में डाल दिया। तो इन सभी कारणों से जो लोग थे, जो जनता था, वो कांग्रेस पार्टी को वोट ही नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी की सत्ता ही चली गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नागरिक समाज। नागरिक समाज समाज जो है वो उस व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं जो परिवार के निजी क्षेत्र से परे होते हैं। मतलब परिवार के जो निजी क्षेत्र होते हैं, एक अपने फैमिली में जो काम हो रहा हो, उससे अलग होता है नागरिक समाज, क्योंकि उसमें एक समाज को देखा जाता है। लेकिन राज्य और बाजार दोनों क्षेत्र से बाहर होता है। नागरिक समाज में स्वैच्छिक संगठन होते हैं और ये सक्रिय नागरिकता का क्षेत्र होता है जहां व्यक्ति मिलकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करता है। जैसे गैर सरकारी संस्थाएं हो गया, जिसे हम एनजीओ वगैरह भी कहते हैं, राष्ट्रीय दल हो गया, मीडिया हो गया, श्रमिक संघ इत्यादि हो गया। तो याद रखिए यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि ये भी वीवीआई पॉइंट रहेगा, नागरिक समाज। नागरिक समाज क्या है? तो यह एक परिवार में किए गए कार्यों से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति और अपने फैमिली के लिए नहीं सोचा जाता बल्कि पूरे समाज के लिए सोचा जाता है। पूरे समाज को नजर रखते हुए उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, समाज के स्तर को और ऊपर बढ़ाने के लिए यहाँ मुद्दों पे चर्चा किया जाता है। जैसे कई सारे एनजीओ होते हैं, कई सारे राजनीतिक पार्टी होता है, मीडिया पार्टी होता है, कार्यपालिका के लोग होते हैं, श्रमिक संघ होते हैं। इन सभी के साथ बैठ के ही किसी मुद्दों के ऊपर विस्तार से चर्चा किया जाता है। वहीं पे अगला पॉइंट हमारा कहता है नागरिक समाज के द्वारा उठाए गए मुद्दे
मुद्दे कौन-कौन से हैं नागरिक समाज के द्वारा उठाए गए मुद्दे? तो पहला पॉइंट तो है जनजाति की भूमि की लड़ाई। पहला पॉइंट है कि जनजाति कहने का क्या मतलब है? जो लोग जंगलों में आदिवासी समुदाय के लोग थे, उन्हें क्या किया जाता था कि बाँध बनाने के कारण या फिर किसी फैक्ट्री लगाने के कारण उनको उनके जगह से हटा दिया जाता था। तो उनके लिए लड़ाइयों की बात यहाँ पे उठना शुरू हो गया। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण को लेके भी कई सारे मुद्दे थे कि कैसे कैसे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त कर सकते हैं। हालाँकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो नया मुद्दा है, लेकिन उस समय पेड़ों की कटाई, पेड़ों का अंधाधुंध दोहन करना, पेड़ों को काट के समतल भूमि तैयार करना, ये सब उस समय का बड़ा मुद्दा हुआ करता था। मानव अधिकार और दलितों के हक की लड़ाई की बातें हुई। जो गरीब लोग थे, जो पद दलित थे, जो हरिजन थे, जो अनुसूचित जाति थे, जो अनुसूचित जनजाति थे, उनके अधिकारों को बेहतर बनाने की बात की गई। इसके अलावा नगरीय शासन का हस्तांतरण। नगरीय शासन कहने का मतलब है जो शहरों में शासन हुआ करता था, उसे अब ट्रांसफर करके अलग-अलग क्षेत्रों में ले जाया गया, जिससे नागरिक समाज का उद्धार हो। नागरिक समाज के अच्छे जीवन के लिए उठाए गए ये महत्वपूर्ण कदम हुआ करते थे। इसके अलावा स्त्रियों के प्रति हिंसा जो बढ़ रही थी या बलात्कार के विरुद्ध अभियान चलाना शुरू किया, जिससे स्त्रियां जो हैं वो सुरक्षित महसूस कर सकें। बांधों के निर्माण अथवा विकास की अन्य परियोजनाओं के कारण व्यवस्थापित हुए लोगों का पुनर्निवास। जो लोग इन बांध या जंगलों में जो लोग रहते थे, उन लोगों को किसी कारण से अगर उनको जंगल से निकाला गया है, तो उनको फिर से दूसरा स्थान देके उनका निवास स्थान बनाया जाए। इन बातों को लेके भी यहाँ पे मुद्दे आए। गंदी बस्तियां हटाने के विरुद्ध और आवासीय अधिकारों के लिए अभियान चलाया गया। गंदी बस्ती कहने का मतलब है ये झुग्गी झोपड़ी हुआ करते थे ना, इनको हटाने के विरुद्ध भी वहां पे आवाजें उठी। प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुधार। बच्चों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही थी, उनके शिक्षा को लेके भी सुधार करने की बात की गई। दलितों को भूमि का वितरण। जो दलित थे, अनुसूचित जाति थे, अनुसूचित जनजाति थे, जिनके पास बिल्कुल ही जमीन नहीं था, उनको रहने तक का जमीन नहीं था, तो उनके लिए जमीन का वितरण करने का बात आया। राज्य के काम-काज पर नजर रखने और उसको उससे कानून का पालन करवाना भी पॉइंट हमारा कहता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। लोगों के उत्तर देने के लिए राज्य को बाध्य करना। आम जनता जो थी वो किसी भी प्रकार के सवाल अपने सरकार से कर सकती थी और इसका जवाब देने के लिए उसको बाध्य करना। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित एक ऐसा कानून पारित किया गया जिसके तहत भारतीयों को जम्मू और कश्मीर सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना के लिए अनुरोध कर सकता था और उस प्राधिकरण से यह आशा की जाती थी शीघ्रता से यानी 30 दिन के भीतर किए गए सवाल का उत्तर जनता को दे। तो ये हमारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में था। इस तरह से आपने देखा क्लास 12 सोशियोलॉजी भारतीय समाज बुक का नाम है और ये चैप्टर 6 था। सांस्कृतिक विविधता की चुनौती यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।